चलिए ज्वाइन करते चलिए सारे बच्चे फटाफट से। चलिए आज थ्योरी का हमारा सेकेंड डे है, जिसमें हम लोग पहला दिन में बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस प्रत्येक ईयर आते हैं। हमने बताया भी था कि 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 2023 के क्वेश्चन पेपर हो तो क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिएगा, बायोलॉजी में होगा, है ना। इसका हमने कल वाले लेक्चर में जिक्र भी किया है, तो बार बार जिक्र करने से जो बच्चे देख चुके हैं उसे थोड़ी सी ये होगी कि एक ही चीज़ें बार बार देख रहे हैं हम लोग। तो बस मैं हिंट दे दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है आप अगर 2024 के, ये पेपर 2024 वाला, अगर 2024 का पेपर देख रहे हैं तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर जो है 113 देख लीजिएगा। ये आपका 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है पैरामेडिकल का, है ना। तो यहाँ पर आप जो है 113 नंबर देख लीजिएगा और 112 नंबर, ठीक है, 112 नंबर देख लीजिएगा। और हाँ, नंबर में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन सेट ए है, तो कई सारे क्वेश्चन सेट्स है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को उसमें भी मिल जाएगी, प्लेटलेट्स वाला वहाँ पर भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा था। आज जो बच्चे नए हैं तो कल ये लेक्चर देखने के बाद कल वाला भी देख लीजिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, जब तक सारे बच्चे जुड़ते हैं तब तक जानकारी दे दूँ। जो भी बच्चे अभी तक ये सोच रहे हैं कि ठीक है एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा तब हम जो है फॉर्म तैयारी करना शुरू करेंगे, तो भूल जाइए, तब आप तैयारी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 मंथ का आपको टाइम बचता है फॉर्म फिलअप करने के बाद, ठीक है। 1 मंथ का टाइम बचता है, जिसमें आपका जो है फॉर्म फिलअप करने के 10 से 15 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ जाती है और उसके बाद सारी प्रोसेस आपके एग्ज़ाम वाली शुरू हो जाती है, यानी कि फॉर्म भरने के 1 मंथ आपको समय मिलता है। क्लियर है? तो अभी से अगर आप चाहते कि हाँ कंफर्म सीट हो, तब तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, चाहे आप पैरामेडिकल के कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम की। तो हमारी न्यू बैचेज जो है उन्हें परचेज कर सकते हैं आप, जिसमें फैसिलिटीज़ मैंने बहुत सारी दे रखा है। मैं खुद बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में हूँ, और ठीक है, ये कोई जनरेटेड टीपी नहीं है। बहुत सारे जो है बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपका, तो ये थोड़ा सा फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके मेरा डेली एक्टिविटी देख सकते हो, जब गवर्नमेंटल कैंप लगती है तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। तो कोर्स फैसिलिटीज़ की बात कर ले, डेली लाइव क्लास होती है जिसमें आपको लाइव क्लास के बाद वही रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी मिलेगी। जो भी क्लासेस होगी वो थ्योरी क्लासेस होगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, और मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, और संडे संडे आपकी टेस्ट होगी। तो टेस्ट सीरीज वाला भी लोचा खत्म, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगी, जैसे कि 23-24 का हमने पेपर दिखाया, इसी फॉर्मेट में पीडीएफ में और भी ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन सेट जैसे चैप्टर समाप्त होगी क्वेश्चन सेट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ जो नहीं कोई दे पा रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि मुझे इस काम को करते करते 5 साल हो गए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गई है कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाने हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करवानी है। अगर इन सबको फॉलो करते हैं तो 100% आप सफलता पा सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आप बायोवर्ल्ड का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है। हमारी क्लासेस एडुकेट ऐप पर होती है, फीस 799 है, बट ऑफर में अभी केवल 650, और इसमें भी हमने बड़ा ऑफर दे रखा है, ओनली 599 में आप जो है बैच परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जितना लेट करते जाते हैं आप समझिए कि उतने लेक्चर्स आपके बैकलॉग लगते जाएंगे, है ना। चाहे आप बीएससी नर्सिंग हो, झारखंड एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल के टॉप कोर्सेज, टॉप रैंक के हमने सब दिए हैं 2024 में। बायोवर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। चलिए, सारे बच्चे आ गए हैं। तो कल हमने वाइट ब्लड्स के टाइप तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने वाइट ब्लड सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। एक जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, और दूसरा जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्यूल्स ये डॉट डॉट टाइप से जो दिख रहे हैं इसी को ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट।
तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमने न्यूट्रोफिल्स का देखा था, एज़ोनोफिल को देखा था और बेसोफिल को देखा था। कमेंट करके फटाक से बताइए न्यूट्रोफिल्स जो है किस पर अटैक करते हैं, किस प्रकार के फैगोसाइटिक सेल होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वायरल, किस प्रकार के, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के बारे में जानते हैं। तो वापस आ जाइए। ए ग्रेनुलोसाइट, नो विजिबल ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिसमें आपको ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लार्ज, यानी कि ये बड़े होते हैं। नन लोब न्यूक्लियस, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें लोब्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट्स के दो पार्ट होते हैं, हमने बताया आपको, लिम्फोसाइट और, जल्दी से बताओ, ये देखो, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो ये टोटल WBC के, ठीक है, 20 से 25% होते हैं, ठीक है। अगर ग्रेनुलोसाइट्स के पार्ट की बात करें तो 20 से 25% होते हैं। बड़ा होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है, और राउंड न्यूक्लियस होता है, गोलाकार नाभिक इनका होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। कितना होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है, और न्यूक्लियस जो होता है केंद्रिका इसका कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। फाउंड इन लिम्फ एंड ब्लड, दो जगह ये पाया जाएगा, लिम्फ में पाया जाएगा और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, और दूसरा ब्लड में पाया जाएगा, क्लियर है। टाइप, अब इस लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स, इसके दो टाइप्स हैं, एक है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या रहता है, एंटीबॉडीज को बनाना, और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या रहता है, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स एंड कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्स। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, मान लो कि ये यहाँ पर जो है, मान लो कोई सेल्स है यहाँ पर, और इस सेल में वायरस एंटर कर चुका है और सेल का पहले गुलगुल साइज हो गया था, इसमें देखिए कैसे कैसे हुआ, तो ये टी लिम्फोसाइट्स इसको जा करके उड़ा देगा, इस सेल को बम मार के उड़ा देगा, है ना। जैसे देखते हो ना कि आतंकवादी अगर किसी घर में छुपा हुआ है तो हमारी सेना क्या करती है, बम मार के उस घर सहित उड़ा देता है। तो वैसे ही टी लिम्फोसाइट्स कोई इन्फेक्टेड अगर सेल रहता है तो उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लियर। अब आते हैं मोनोसाइट्स पर। मोनोसाइट्स जो है 6 से 8% होते हैं, लार्ज WBC सेल हैं, ठीक है। WBC में अगर पूछा जाएगा WBC में सबसे बड़ा WBC का कौन सा सेल है, तो मोनोसाइट्स है। अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है मोनोसाइट्स, ठीक है। बीन शेप, इसका शेप कैसा होता है, बीन, ठीक है, बीन राजमा जिसको बोलते हैं। उसके बाद किडनी, किडनी का भी आपको आकार वैसे देखने को मिलता है, किडनी शेप न्यूक्लियस, इसके नाभिक जो होते हैं बीन यानी राजमे या फिर किडनी के आकार की होती है, क्लियर है। मूव टू टिश्यू एंड बिकम मैक्रोफेज, ये टिश्यू लेवल पर चला जाता है। हमारी सेल किस, हमारी शरीर किस चीज़ से बना है, बहुत सारे सेल्स से, जो कि सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो सेम फंक्शन करता था वो टिश्यू बना, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बना, फिर ऑर्गेन सिस्टम बना, और फिर हमारा बॉडी बना। ये टिश्यू लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है, और जा करके मारकाट मचा देता है। अब इसका कार्य क्या है, फंक्शन, फैगोसाइटिस ऑफ पैथोजेंस एंड डेड सेल्स। देखो पैथोजेंस और डेड सेल को ये निगल जाता है, ठीक है, पैथोजेंस और डेड सेल को ये निगल जाता है। निगल जाना मतलब खा जाना, इन्फेक्टेड जो भी सेल है उसको खा ही जाता है, अपने पेट के अंदर मार फाड़ के पचा देता है। ऑल्सो प्रेजेंट एंटीजेंस टू लिम्फोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन भी प्रेजेंट होता है ना, जो कि हिंदी में भी हमने थोड़ा बहुत लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो, बाकी एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में कर ही रहा हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो समरी टेबल से आप यहाँ पर याद कर सकते हो, है ना। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है परसेंटेज इन ब्लड में, तो 60 से 65% होता है। एसनोफिल कितना टोटल ब्लड में, 2 से 3% होता है। बेजोफिल 0.5 से 1%। लिम्फोसाइट्स
20 से 25% और मोनोसाइट्स 6 से 8% टोटल ब्लड में। ठीक है, फंक्शन सबके बारे में अलग अलग लिखा हुआ है ना। नोट्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होता है, हमने क्या बोला, पहला गदाधारी कौन होता है, जो कोई भी बीमारी आने पर चल देता है उठ के गदा उठा के, तो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसीलिए जब आप टेस्ट करवाते होंगे सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, सेल काउंट या काउंट, तो उसमें आपको न्यूट्रोफिल्स की संख्या अगर बढ़ी हुई दिख रही है नॉर्मल रेंज से, तो इसका मतलब शरीर में कोई इन्फेक्शन आया था या आया है, जिसे न्यूट्रोफिल्स मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसीलिए अपने क्या किया है, अपने फौज की संख्या को बढ़ाया। क्लियर है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो थोड़ा डायग्राम से और कुछ समझना चाहे तो समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब आइए, चलिए अब देखते हैं लिम्फोसाइट्स का हमने दो चीजें पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और एक आता है नेचुरल किलर सेल, जो कि जाकर के किल करता है ना, जो भी पैथोजेंस होता है उसको जाकर के किल करता है। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। प्लेटलेट्स, ये आप देख रहे हो, फॉर्म एलिमेंट 3 थे, है ना। टोटल ब्लड के 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट था उसमें से कौन सा था, ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट्स और इरेथ्रोसाइट, जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। तो अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स क्या है। ठीक है, चलिए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। क्या मैंने सही बोला, प्लेटलेट्स के दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर नहीं मेंशन करा मैंने, दूसरा नाम है आपको, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है आपका, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट का संख्या कितना होता है, अगर हम काउंट करें तो 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है, और इसका जो मेन काम है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, रोल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना इसका मेन काम है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। मेन काम इसका क्या है, रक्त का थक्का बनाना। आरबीसी का जीवन काल कितना था, 120 दिन का, इसका जीवन काल कितना, 7 से 10 दिन का, है ना। ये क्या करता है, रिलीज केमिकल फॉर क्लॉटिंग व्हेन ब्लड वेसल्स आर इंजर्ड, ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता है। ब्लड कब बाहर निकलेगा, जब इसका पाइप टूटेगा, यानी ब्लड वेसल्स इंजर्ड होगा, तब जाकर के बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलता है तो थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स को पता चल जाता है, और ये केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स में जो कांटीनुमा संरचना दिख रही है उसका एक जाल बना लेता है ऐसे करके, ताकि यहाँ पर क्लॉट हो जाए, आरबीसी इसमें फंसने लगे और जाम हो जाए, है ना। जाम हो करके क्या होता है, बंद हो जाता है। क्लियर है, समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड कोगुलेटिंग या ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का जमना क्या होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड चेंज इनटू ए सेमी सॉलिड मास। ठीक है, जिसको हम लोग क्लॉट बोलते हैं, टू प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी। देखो 3 चीजें यहाँ पर कही गई है ना, जब भी कोई डिफिनेशन पढ़ो ना उसमें बातें छिपी होती है। ब्लड क्लॉट इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड चेंज इनटू सेमी सॉलिड ब्लड। लिक्विड ब्लड द्रवीय रक्त जो होता है वो ठोस के रूप में, अर्ध ठोस के रूप में परिवर्तित होने लगता है, जिसे हम लोग क्लोट बोलते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। क्यों बनता है, तो ब्लड को रोकने के लिए।
जब रक्त बहने वाली जगह पर तरल रक्त जमकर ठोस थक्के में बदल जाते हैं, जिससे खून बहना रुकता है, उसे रक्त का थक्का जमना कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं साइट ऑफ एक्शन, कहाँ पर एक्शन होता है और किस तरह से होता है। जिस साइट पर होता है उस जगह पर क्या क्रिया होती है। ब्लड वेसल्स और टिश्यू इंजर्ड ड्यूरिंग कट्स और वुंड्स। मान लो ये एक ब्लड वेसल्स है, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लग गया, कट लग गया, है ना। यहाँ पर मान लो कट लग गया, तो यहाँ पर क्या होता है, घाव बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब चलते हैं कि ये प्लेटलेट्स का काम क्या है। घाव पहले बनेगा, उससे पहले क्या होगा, इससे ब्लड बाहर निकलना शुरू होगा। अब देखते हैं प्लेटलेट्स क्या काम करता है। प्लेटलेट्स रिलीज सबस्टांस लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक सबस्टांस यानी कि पदार्थ को स्रावित करता है या रिलीज करता है, जो इनिशिएट करता है क्लोटिंग को, जो कि रक्त के थक्का बनने की प्रोसेस को शुरू करता है। ऑल्सो रिलीज सेरोटोनिन। देखो दो चीजें प्लेटलेट्स रिलीज करता है, एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और दूसरा सेरोटोनिन, कॉजिंग ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन। अब ये एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, प्लास्टिन से प्लास्टर, प्लास्टिन से प्लास्टर, याद रखो हम लोग प्लास्टर करते हैं ना दीवार को मजबूती के लिए, तो ये दीवार को पैक करने के लिए सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड को क्लॉट होना शुरू हो। और दूसरा जो रिलीज करता है सब्सटेंस, उसका नाम है सेरोटोनिन। ये क्या करता है, जहां पर ब्लड वेसल्स कट करके छेद बन गया था, उस छेद को बंद करने की प्रोसेस करता है, कि जहां पर छेद हो गया उसको बंद करो। जैसे कहीं कहीं पर देखते हो नहर है, नहर से पानी बहने लगा, तो दो प्रोसेस होती है, एक तो उस पानी को पहले आगे की ओर चालू करने के लिए प्रोसेस लगा दिया जाता है ना, और फिर वहां पर मिट्टी डाला जाता है जहां पर टूटा हुआ। क्लियर, इतना तो समझ आ रहा है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का स्टेप्स हम लोग देखते हैं। इंजरी टू ब्लड वेसल्स, जहां पर इंजरी होता है ब्लड वेसल्स में, प्लेटलेट्स रप्चर होते हैं। मान लो प्लेटलेट्स स्टार्ट हो गए, और प्लेटलेट्स रप्चर का मतलब क्या हुआ, कि जो प्लेटलेट्स आपके जहां पर व्यवस्थित थे वहां से रप्चर होकर के मूव होने लगे किस जगह पर, जहां पर घाव बना हुआ है या जहां पर घाव हुआ है, और रिलीज करने लगते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टूट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाना शुरू कर देता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस Ca2 प्लस आयन प्लस क्लोटिंग फैक्टर कन्वर्ट होता है किस चीज में। देखो सबसे पहले प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और शरीर में जो हमारा कैल्शियम 2 प्लस आयन है वो, और उसके बाद क्लोटिंग फैक्टर्स, जिसे हम लोग फैक्टर्स 9 बोलते हैं, ये सब के सब मिल करके, फैक्टर 8 फैक्टर 9 कौन से होते कमेंट करके बताना। ठीक है, ये तीनों मिल करके कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, प्रोथ्रोम्बिन में। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। क्या सर बना हुआ रहता है, हाँ बना हुआ रहता है, कुछ कुछ मात्रा बना हुआ रहता है ना, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब उससे बदल करके ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि कौन सा इनएक्टिव फेज में रहता है, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फेज में रहता है। इनएक्टिव मतलब जैसे मान लो कि सेना जो है वो बॉर्डर पर से चला आया है कैंप में, और सारा अपना हथियार वगैरह सब रख करके सो रहा है, तो दैट मीन्स कि इनएक्टिव फेज में है। वैसे सेना सोते नहीं है, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है सोने से ज़्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान रहता है। ठीक, तो इनएक्टिव फेज में वो हो गया।
अब आ जाता है थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फेज में पूरा लेस है, सारे बंदूक बंदूक लेकर के, ग्रेनेड वगैरह लेकर लेस है, तो वो हो गया एक्टिव फेज। अब चलो इस थ्रोम्बिन का काम देखो। थ्रोम्बिन एक्ट एज द एंजाइम टू कन्वर्ट फाइब्रोनिजिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फाइब्रोनिजिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉल्युबल घुलनशील क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब यहां से ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फाइब्रोनिजिन से किस चीज में फिर कन्वर्ट हो जाता है, पहले तो हमने देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम 2+ आयन और क्लोटिंग फैक्टर मिल करके क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फेज रहता है, तो ये थी होता है एक्टिव फेज में जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो है एंजाइम की तरह काम करता है और कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, फाइब्रोनिजेन में। और फाइब्रोनिजेन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। अब फाइब्रिन क्या करता है वो भी देखिए। फाइब्रिन जो है थ्रेड्स यानी धागा सब की संरचना, जिसको जाल बोलते हैं, फॉर्म बनाता है, ए मैश दैट ट्रैप आरबीसी फॉर्मिंग ए क्लॉट। अब ये फाइब्रिन्स, फाइब्रिन्स मतलब जाल। अब जब दुकान जाते हैं कोई कपड़ा, कहते हैं अरे फैब्रिक अच्छा नहीं, फैब्रिक अच्छा नहीं मतलब कि वो ही ना धागा का जो आप देखते हैं, वही धागा नुमा संरचना जाल बनाता है, और जाल में ट्रैप करने लगता है आरबीसी को। आरबीसी ही बहेगा तो खून बहेगा ना, ज्यादा आरबीसी अगर निकल गया तो फिर ऑक्सीजन जितना चाहिए शरीर को उतना नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आयरन ही बांध करके ना ये ऑक्सीजन को ले जाता है अंदर, इसलिए। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए सर इतना प्रोसेस को याद नहीं रखेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर कहीं पर इंजरी होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन फाइब्रोनिजिन में। फाइब्रोनिजिन जो है वो क्लॉट को कॉज कर देगा, क्लॉट बना देगा। क्लियर है। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा सबको। चलो आगे बढ़े। अब आते हैं थक्का बनाने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था जिसमें से टोटल जो है कितने फैक्टर्स हैं हमारे, फैक्टर्स 13 हैं। ठीक है, मोस्टली मेड बाय लीवर। ठीक है, चलो देयर आर 13 फैक्टर, मोस्ट आर प्रोटीन, जिसमें से अधिकतर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इन प्लाज्मा। ठीक, मोस्टली मेड बाय लीवर, जिसमें से अधिकतम को लीवर बनाता है। दे आर नेम्ड एज फैक्टर 1 2 फैक्टर, ये कौन सा है, 13। ठीक है, जिसमें से देखो फाइब्रोनिजिन पहला फैक्टर होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवल फैक्टर, उसके बाद आता है हमारा स्टेबल फैक्टर। सारे के हमने रोल भी लिख दिए हैं, तो आपको याद करने में बहुत ही इजी रहेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर आता है हमारा फैक्टर नंबर 8 जो होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया के पेशेंट में क्या नहीं होता है, तो यही फैक्टर नंबर ये अब्सेंट रहता है। ये जब अब्सेंट रहेगा तो क्लॉट होगा ही नहीं, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका ब्लड रेगुलर बहते रहेगा। तो उसके बाद आता है 9 नंबर, क्रिसमस फैक्टर जिसको बोला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर, शॉर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, हैगमैन फैक्टर और फाइब्रिन, जो कि जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब आते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड, जिसमें से याद रखना 5वां नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्लोटिंग। अभी हमने बताया था हीमोफीलिया के बारे में आपको, ये एक अनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8 एंड 9, जिसमें 2 फैक्टर एब्सेंट रहते हैं पेशेंट में। ठीक है, ये दोनों फैक्टर एब्सेंट है, तो अगर उनको थोड़ा भी कट लग गया तो उनका ब्लड जो है रेगुलर बाहर निकलते रहेगा, बंद नहीं होगा। तो पहला ब्लड फॉल्स टू क्लॉट, ब्लड में क्लॉट नहीं बनता है, जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है।
सीन मोस्टली इन मेल, जिसमें जिसमें ज़्यादातर मेल में ये डिजीज देखने को मिलता है, और ये एक्स लिंकेज डिजीज होता है। एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, उसी पर ये डिजीज पाया जाता है। दूसरा आता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड क्लोट इनसाइड ब्लड वेसल्स। एक तो है क्लोट बनता ही नहीं है, और दूसरा है कि क्लोट ऑटोमेटिक क्लोट बन जाता है शरीर में, है ना, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। में ब्लॉक ब्लड सप्लाई, और जिसके कारण क्या होता है, कोई पाइप में मान लीजिए थक्का बन गया ऑटोमेटिक, तो क्या होगा, उस पाइप से ब्लड जाना बंद हो जाएगा, और जब बंद बंद हो जाएगा तो हार्ट में जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं आएगा, तो फिर हार्ट का पंप करना बंद करेगा, जिसे हम लोग स्ट्रोक कहते हैं या फिर हार्ट अटैक कहते हैं। क्लियर है? स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक कहते हैं। क्लियर है? फंक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम इंजरी, जहाँ भी इंजरी हुई है वहाँ से ब्लड लॉस को रोकना। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय सीलिंग वुंड्स, जितने भी जिंदे घाव है उसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो एंट्री ना कर जाए, उसको रोकने के लिए। उसके बाद आता है हमारा स्टार्ट हीलिंग प्रोसेस एट इंजरी साइट। जैसे ही क्लॉट बन जाएगा तो फिर वहाँ से हमारा हीलिंग यानी कि सही होना भी शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आता है हमारा ब्लड ग्रुप। सबको पता होगी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली ये देखते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, उस बेसिस पर। देखिए, ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा गया है। कोई बताएंगे ब्लड ग्रुप बांटने वाले साइंटिस्ट का नाम? लैंडस्टेनर ही था कि कुछ और था? आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इसी को कहते हैं, या ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं। टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, अगर ABCD के फॉर्म में देखें। वैसे तो पॉजिटिव निगेटिव मिला करके आपको टोटल 8 देखने को मिलेगा, 2, 3 और 4, AB और O, जिसमें से O ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे देने वाला जिसको आप दे रहे हो, मान लो पेशेंट B नाम का पेशेंट है, उसको अगर कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, O वाला मिल जा रहा है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ABCD किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड की कमी है, O वाला है तो डाल दो। हाँ, ये नहीं कि सर पॉजिटिव निगेटिव देखना है कि नहीं, हाँ देखना है, पॉजिटिव निगेटिव भी देखना है। क्लियर है? चलो, तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीजन कहाँ पर पाया जाता है? जो हमारा RCB जो था, RCB तो वो कोहली वाला हो गया ना, RBC सेल हो गया ना, इस पर हमारा क्या लगा रहता है? एंटीजन रहता है। और एंटीबॉडी जो रहता है वो हमारे प्लाज्मा में रहता है, ब्लड प्लाज्मा, याद है ना, पेल येलो कलर, ठीक है। तो ए में एंटीजन ए रहेगा, याद रखना, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, और अपोजिट एंटीबॉडी, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी बी रहेगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा रहेगा? बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी ए रहेगा। ए बी में एंटीजन तो रहता है, ए और बी दोनों, लेकिन एंटीबॉडी नहीं रहता, ठीक है। तो बी व ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है ना। तीसरा है ओ वाला के पास एंटीजन नहीं रहता, इसीलिए किसी को भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ए होता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी लेने वाला ए बी होता है। RH फैक्टर एक प्रकार का फैक्टर है, जिसमें RH पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन प्रेजेंट है, और RH माइनस यानी कि RH एंटीजन एब्सेंट है। सबसे पहले ये RH फैक्टर वगैरह ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के केस में, ताकि बच्चों में एरेथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन ना हो, ठीक है। ब्लड की फंक्शन क्या है हमने शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन का, हार्मोन का, वेस्ट मटेरियल का, प्रोटेक्शन, WBC फाइट्स करेगा, ठीक है, रेगुलेशन करेगा, मेंटेन करेगा pH वैल्यू को, ठीक है। अब ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में हमने बताया था, एनीमिया के बारे में, जिसमें क्या होता है, RBC की संख्या कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन के। ल्यूकोमिया, जिसको हम लोग कैंसर ऑफ WBC बोलते हैं,
ठीक है। और उसके बाद आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ठीक है। एनीमिया यानी आरबीसी की संख्या कम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कम, हीमोफीलिया जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हमने बताया था, क्लॉटिंग फैक्टर जो है नहीं रहता है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस हमने बताया था कि बच्चों में होता है। क्लियर है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे बच्चे पढ़ के आएंगे नेक्स्ट डे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट के सारे चैम्बर का हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वाला भी सिस्टम आपको इसी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ही पढ़ना होता है। बाकी जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, लास्ट बार फिर से बता दूं, हमारी बैचेज स्टार्ट हो चुकी है, ऑफर पर ऑफर आपको मिल रही है ना। फीस 799 है, लेकिन अब आपको ऑफर में केवल 599 के लिए मिल रहा है, लेकिन लिमिटेड टाइम तक के लिए, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, अगर चाहते हैं कुछ कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच सभी को। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।